हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूटोपिया स्टडी पॉइंट में। मैं विक्की कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3 में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में इन्हीं टॉपिक्स को बेसिक से डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक्स आपकी आने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं में आपकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मुगल साम्राज्य के पतन के साथ मानी जाती है। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वह मुगल साम्राज्य का पतन और मराठाओं के उदय के साथ शुरू होगा। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में हम जानेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो जिम्मेदार थे वह थे मुगल उत्तराधिकारी, क्योंकि मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और उसको संभालने के लिए एक शक्तिशाली उत्तराधिकारी का होना जरूरी था। लेकिन औरंगजेब के बाद शक्तिशाली उत्तराधिकारी नहीं हुए, जिसके कारण जो है धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। दोस्तों, जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर था उसी समय भारत में एक और साम्राज्य का उदय हुआ, जिसका नाम जो है मराठा साम्राज्य था। मराठों का उदय हुआ और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है, जिन्होंने मराठों को एकत्रित किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इन चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मराठा जो प्रशासन था वह एक बहुत ही विशाल प्रशासन था और उन्होंने अपने प्रशासन को भली भांति अच्छी तरह से चलाया। मराठा के अधीन पेशवा बाजीराव का जो पद था उसके बारे में हम जानेंगे और वह कैसे मराठाओं का साथ देते थे तथा मराठा जो साम्राज्य था वह इतना विशाल और शक्तिशाली कैसे बना। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य जो है एक एक करके बनने लगे। इनमें से हम पंजाब के बारे में जानेंगे, राजपूत के बारे में जानेंगे, मैसूर के बारे में जानेंगे, अवध के बारे में जानेंगे, बंगाल के बारे में जानेंगे, हैदराबाद के बारे में जानेंगे और जाट क्षेत्रीय राज्यों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने हमारे भारत के इतिहास में प्रमुख योगदान दिया है। दोस्तों, कई सारे विचारक ये मानते हैं कि भारत के आधुनिक इतिहास की शुरुआत यूरोपीय आगमन के समय से मानी जाती है। जब यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन शुरू हुआ तो उसी समय भारत के आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना हुई। पुर्तगाल जो एक यूरोप का देश है, उसके एक नागरिक वास्को डी गामा ने भारत तक आने के लिए एक मार्ग की खोज की, जिसके द्वारा यूरोप के लोग जो है भारत में आने लगे। भारत उस समय एक बहुत ज़्यादा विकसित देश था, जिसके कारण यूरोपीय लोगों को भारत ने आकर्षित किया। पुर्तगाली लोगों के बाद भारत में डच लोगों का आना शुरू हुआ और उन्होंने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की। इसके बाद फ्रांसीसी लोग भी भारत में आए और उन्होंने भी जो है भारत में अपनी शुरुआत की। दोस्तों, फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना के बाद भारत में यूरोप से ब्रिटिश अंग्रेज भी भारत में आने लगे, जिन्हें हम अंग्रेज भी बेसिकली कहते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने बाकी सभी यूरोपीय लोगों से युद्ध किए, उनसे संधियां की और उसके बाद भारत पर जो है व्यापार का एक एकाधिकार प्राप्त कर लिया और इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होने के बाद भारत में ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश जो कंपनी थी, वह सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपना एकाधिकार करना शुरू किया और भारत के शासन में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी राजाओं के साथ संधियां की, उनसे युद्ध किए और धीरे धीरे करके जो है भारत में अपना कब्जा करना शुरू किया। दोस्तों, ब्रिटिश शासन ने अपने आप को भारत में स्थापित करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए। इनमें जो सबसे बड़ा तरीका था वह था युद्ध करना।
ब्रिटिश शासन ने भारत में बहुत सारे शासकों के साथ, राजाओं के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ की और बहुत सारे युद्धों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से जो प्रमुख युद्ध है वह बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, अंगला मैसूर युद्ध, ये सब हम आगे आने वाली वीडियोज़ में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन स्थापित करने के लिए और भी तरीके अपनाए। इनमें सहायक संधि, व्यापकता का सिद्धांत और रेगुलेटिंग एक्ट प्रमुख है। इन्होंने इनके माध्यम से भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने की कोशिश की। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए भारत में बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे अधिनियमों की शुरुआत की तथा ताकि भारत पर अपना शासन मजबूत किया जा सके। हम इन सभी एक्ट के बारे में, इन सभी अधिनियमों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, अंग्रेज जो थे उन्होंने बहुत सारे अधिनियम चलाए, जैसे कि हम प्रमुख को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में चलाया गया, 1773 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में चलाया गया, चार्टर अधिनियम 1793 में लाया गया। दोस्तों, और भी बहुत सारे अधिनियमों को चलाया गया, जिसमें से चार्टर अधिनियम 1793 यानी 1793 और चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853 और अंत में जो है उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम वह लेकर आए। इसके अलावा भी वह बहुत सारे अधिनियमों को उन्होंने पास किया, जिनके बारे में हम एक एक करके जो है बेसिक से अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ में। दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारे अधिनियम जो है अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए गए थे। ये सारे अधिनियम चलाने का जो एक ही मकसद था वह था भारत पे अपने शासन को मजबूत करना और भारत के साथ व्यापार के साथ साथ जो है भारत को लूटना और भारत पर अपने प्रशासन को मजबूत बनाना। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोस में हम अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए गए सभी अधिनियम, सभी एक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो 5वां टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है 18वीं सदी में विद्रोह और सुधार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों से भारत के जो नागरिक थे वह बहुत परेशान हो चुके थे और जनता का शोषण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी के साथ साथ भारत के जो समाज था उसमें भी बहुत सारी बुराइयां थी और सुधार आवश्यक था। इसके लिए बहुत सारे जो विचारक हैं उनका उदय हुआ और उन्होंने भारत में सुधार करने की शुरुआत की। जैसे कि हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि रामकृष्ण और विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेजेरियो और यंग बंगाल की स्थापना हुई, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे जब जनता बगावत करती है, यानी कि 1857 का विद्रोह। इसके बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। 1857 का जो विद्रोह था वह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगर यह जो विद्रोह था ये सफल हो जाता तो भारत को आज़ादी 1857 में ही मिल जाती, लेकिन कुछ कमियों के कारण यह असफल हुआ। तो दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाएंगे जिसमें हम 1857 के विद्रोह के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, यानी कि इसके कारण और इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई और साथ साथ में इसकी असफलता के कारण। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों को ऐसा पता चल गया था कि वह ज़्यादा दिनों तक अब भारत में टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने भारत में कुछ बेसिक सुधार करने की कोशिश की। इसके लिए ब्रिटिश शासन में सामाजिक अधिनियम लागू किए गए, भारत में जो है शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया। साथ साथ में भारत में उन्होंने कुछ छोटा मोटा निवेश करने की शुरुआत की, जैसे कि रेलवे की शुरुआत उन्होंने की। इसके साथ साथ भारत में सड़कें बनाई। ये सब भले ही उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया, लेकिन इससे भारत पे एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने दक्षिण भारत में भी बहुत सारे सुधार किए, पश्चिमी भारत में भी बहुत सारे सुधार हुए और आंदोलन चलाए गए जिससे वहाँ पर सुधार हुए। और एक प्रमुख आंदोलन जो था हुआ है सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिनके बारे में हम अच्छी तरह से और भी आने वाली वीडियोज़ में अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम सुधार आंदोलन और थियोसॉफिकल समाज की स्थापना भी की गई। दोस्तों, ये सभी जो समाज सुधार है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें मैं आपको सिर्फ इन सभी टॉपिक्स के बारे में बता सकता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में हम इन एक टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए चलेंगे। दोस्तों, अब हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है आधुनिक भारत का
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि अब भारत जो है अपने आप को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। ये सब शुरुआत कैसे हुई, किसने की, इन सब के बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, अंग्रेज़ों ने शिक्षा का विकास किया। भारत में नई शिक्षा प्रणालियों को लागू किया गया, जिसके साथ अंग्रेजी शिक्षा जो है भारत में लागू की गई, और इसके साथ साथ भारत में प्रेस का विकास किया गया। प्रेस यानी कि मीडिया के माध्यम से भारत में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को जो है यहाँ पर चालू किया गया, ताकि जो है यहाँ पर एक विकसित और एक पढ़े लिखे वर्ग का उदय हो सके। धीरे धीरे भारत में एक ऐसे समाज का उदय हुआ जो कि अंग्रेज़ों की तरह पढ़ा लिखा था और उनकी तरह सोच समझ सकता था। दोस्तों, इसके बाद जो है भारत में कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, यानी कि जो विकसित वर्ग था, भारत के लोग थे वह, उन्होंने मिलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में मानी जाती है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने ये देखा कि अगर हमें भारत पर ज़्यादा राज करना है, ज़्यादा दिनों तक राज करना है, तो उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन बेसिक तौर पर इसलिए किया गया था ताकि सांप्रदायिक जो खाई है उसको बढ़ाया जा सके और हिंदू मुस्लिम में जो है विवाद उत्पन्न किया जा सके। इसके बाद जो है धीरे धीरे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार आए। मार्ले मिंटो सुधार जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लागू किए गए थे, और भारत में एक पृथक निर्वाचन की शुरुआत जो है यहाँ से मानी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आगे बढ़ा। इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है अधिवेशन किए गए, और इसके साथ साथ जो है होम रूल जो आंदोलन था उसकी शुरुआत हुई 1915 में। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नया मोड़ तब मिला जब अफ्रीका से पढ़कर, यानी कि अफ्रीका से पढ़कर जो है महात्मा गांधी जी जो है भारत आए। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरह से जान फूंक गई जब 1915 में गांधी जी भारत लौट कर आए। गांधी जी तुरंत आने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने लोगों की सलाह पर पहले भारत को जानने की कोशिश की, और इसी के दौरान भारत में गांधी जी ने धीरे धीरे बहुत सारे आंदोलनों को चलाया। गांधी जी के बारे में हम सभी बचपन से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उनका एक ही रास्ता था, वह था सत्याग्रह, यानी अहिंसा का रास्ता। वह अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपनी बातों को मनवाते थे। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम गांधी जी के बारे में एक फुल लेक्चर्स लेकर आएंगे, जिसमें हम गांधी जी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, जो सत्याग्रह चलाए गए, उन सभी के बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके बाद गांधी जी ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने से पहले छोटे मोटे जो है सत्याग्रह चलाए, जैसे चंपारण, बिहार का जो चंपारण है वहाँ चलाए, खेड़ा, गुजरात के जो खेड़ा है वहाँ पर जो है आंदोलन चलाया, सत्याग्रह चलाया। इसके बाद अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनके लिए सत्याग्रह चलाया। धीरे धीरे दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि भारत को आज़ाद कराने के लिए चलाया जा रहा था, वह और आगे बढ़ा। और पहले विश्व युद्ध के बाद जो है अंग्रेज़ों ने भारत में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। रॉलेट एक्ट बहुत ही जो है बेकार एक्ट था, जिसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने जो है रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके बाद जो एक इतिहास में जो बहुत क्रूर घटना मानी जाती है, वह थी जलियांवाला हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ। इसमें जो जलियांवाला बाग था, उसमें जनरल डायर द्वारा जो है निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर जो है गोलियां चलवा दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने की सोची और भारत में एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत की गई। यह आंदोलन जो है बेसिकली गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था। इसके बाद मुस्लिम जो समुदाय था उनके द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को भी जोड़ दिया। महात्मा गांधी सोचते थे कि जब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन मिल जाएगा तो उसके बाद इस आंदोलन की जो ताकत है वो दुगनी हो जाएगी और अंग्रेज़ जो है भारत को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो हमारा असहयोग आंदोलन था वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, और चोरा चोरी कांड, यानी कि 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ, जिसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लेना पड़ा। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन ख़त्म हो गया और महात्मा गांधी जो है जेल में चले गए। इसके बाद जो है दोस्तों साइमन कमीशन, बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे साइमन कमीशन भारत आया
और उन्होंने भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग से जो है मध्यस्थता करने की कोशिश की, उनकी बातों को मनाने की कोशिश की। इसके लिए साइमन कमीशन आया, लेकिन उसके खिलाफ जो है कई सारे नारे लगाए गए। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में नेहरू जी ने जो एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी, कुछ मांगे रखी थी, उसे हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में के नाम से जानते हैं। यह 1928 में जो है लागू की गई थी। दोस्तों इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो है 14 सूत्री मांगे जो है 1929 में मांगी गई। ये मांगे जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से भी थी और अंग्रेज़ों से भी थी। वह बेसिकली ये चाहते थे कि भारत में एक अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है हो सके, जहाँ पर सिर्फ मुसलमान लोग जो है मुस्लिम लोग वो मुसलमान कैंडिडेट्स को ही जो है वोट डाल सके, और भारत में एक अलग जो है क्षेत्र की मांग ये कर रहे थे। इसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ 1930 में, और भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया, और 26 जनवरी को जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है हर साल बनाने की जो है शुरुआत की गई। इसके बाद जो है महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए, और उन्होंने धीरे धीरे जो है भारत में एक बार फिर से जो है एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की सोची। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा फिर धीरे धीरे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जो कि एक बहुत विशाल आंदोलन था, और इस आंदोलन ने जो है अंग्रेज़ों की नींव हिला दी। लेकिन कुछ समय बाद ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना पड़ा। दोस्तों इसके साथ साथ हम जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ, जो भारत की कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, उनके साथ जो है मध्यस्थता करने के लिए, यानी कि उनको एकजुट रखने के लिए जो है कई सारे सम्मेलन किए। इसमें हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे जो कि 1931 में हुआ, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे जो कि 1932 में हुआ। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे उनको जेल में डाल दिया था। इसके बाद महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ 1931 में, और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। दोस्तों महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होने के बाद जो है 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया। भारत सरकार अधिनियम बेसिकली जो है बहुत सारे नियम थे, इसके अंदर बहुत सारे कानून थे जिसके मुताबिक जो है भारत को आगे बढ़ना था। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1940 में जो है पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना बेसिकली चाहते थे कि मुस्लिम समुदाय के लिए भारत में ही एक अलग राज्य की व्यवस्था की जाए, जहां पर मुस्लिम समुदाय जो है सुरक्षित तरीके से रह सके। दोस्तों पाकिस्तान के प्रस्ताव के बाद जो है भारत में क्रिप्स मिशन आया। इन्होंने भारत में एक जो है एक अच्छे शासन रखने के लिए, यानी अंग्रेज़ों की एक कोशिश थी कि भारत को जो है एकजुट रखने की कोशिश की जा सके, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इस मिशन को जो है असफल बना दिया और उनकी मांगों को नकार दिया। इसके बाद भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद जो है भारत की जो जनता थी वह सिर्फ एक ही नारा लगा रही थी, भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और इसके साथ साथ जो है हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और इनकी INA यानी आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक गर्म दल के नेता थे और उन्होंने भी जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए एक अहम योगदान दिया। दोस्तों अंग्रेज़ों की एक लास्ट कोशिश थी कि भारत को एकजुट रखा जा सके और अपने पास रखा जा सके। उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत की और 1946 में जो है कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है भारत आया और उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को समझाने की कोशिश की कि वह जो है भारत में अपने शासन को और अच्छी तरह बनाएंगे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी अपने शासन में भागीदारी देंगे। लेकिन ये मिशन भी जो है असफल रहा, क्योंकि कांग्रेस और बाद में मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसको जो है स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही जो मिशन थी इसकी सफलता नहीं हुई। इसके बाद जो है चुनाव हुए, अंतरिम सरकार बनी और मुस्लिम लीग द्वारा जो है सीधी कार्रवाई दिवस की जो है बात रखी गई और सीधी कार्रवाई दिवस बनाया गया। ये जो है 16 अगस्त 1946 के दिन बनाया गया। इसके बाद जो है भारत में दंगे शुरू हो गए और फिर इसी के साथ 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें भारत का संविधान बनाने के लिए जो है लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद
लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और लेकिन भारत को आज़ाद करने से पहले हम भारत के जो है विभाजन के बारे में सोचेंगे, और भारत का विभाजन हम 3 भागों में करेंगे। एक भाग जो है पश्चिमी जो पाकिस्तान है आज का वह होगा, और दूसरा भाग जो है भारत के पूर्वी भाग में जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा, जिसे हम आज के टाइम पे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो आखिरी में जो हमारा टॉपिक था रहेगा वह रहेगा भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के बाद आखिरकार भारत का विभाजन हुआ और भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिल गई। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे टॉपिक्स जिनको हमने बारी बारी से अभी डिस्कस किया। आने वाली वीडियोस में इन्हीं टॉपिक्स को हम विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से अच्छी तरह से, और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन वही लाऊंगा जो आने वाली जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ही पूछा जाता है, तो कुछ हम नए क्वेश्चन जोड़ेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जोड़ेंगे। इसके साथ ही जो हमारी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी। दोस्तों, हमारे इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट प्राचीन कालीन भारत, दूसरा पार्ट मध्यकालीन भारत और तीसरा पार्ट आधुनिक भारत। इन तीनों पार्ट्स में हमने भारत के इतिहास के बारे में देखा। दोस्तों, जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम भारत के इतिहास यानी प्राचीन भारत के पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और दोस्तों, अगर आप कुछ और चाहते हैं, आपकी जो कुछ भी राय हो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।